Every day, technology continues to push the boundaries of what's possible. One of the thriving examples of this is the creation of deepfakes, the hyperrealistic, AI generated content that can blur the lines between reality and deception. And so, our host Mr. Ankit Khandelwal sat down with Mr. Manish Sharma, an expert in the field, to explore the world of deepfakes. Mr. Manish, Associate Director of IT at Entity Data Services, has 18 years of experience in managing IT for major MNCs like IBM, CSC, now DXC, Dell, and Serco. During our conversation with him, we attempted to delve into the complexities of deepfakes, uncovering the dangers they pose to individuals, organizations, and society as a whole. So, let's see what we learn. So, good morning, sir. Good morning, Ankit, and good morning to all of your viewers. Thank you so सर much. पहला क्वेश्चन हम ये पूछना चाहेंगे कि डीप फेक होता क्या है और वो हम्म। बाकी टेक्नोलॉजीज जैसे वीएफएक्स, एडिटिंग, एआई इन सब से कैसे अलग है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डीप फेक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक कॉम्बिनेशन आप उसको मान सकते हैं। तो अगर हम ट्रेडिशनल जो हमारी एक मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजीज़ होती थी, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग जानते होंगे फ़ोटोशॉप से कैसे हम लोग फ़ोटोज़ को मैनिपुलेट करते थे, तो डीपफेक भी उसी का एक नेक्स्ट जनरेशन आप मान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से, डीप लर्निंग की मदद से हम लोग एक ऐसी आभासी पिक्चर, वीडियो या ऑडियो बनाते हैं, जो एक्चुअल में एग्ज़िस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर हम असली पिक्चर को और और डीफेक को अगर हम मैच करेंगे, तो वो दोनों एकदम हूबहू असली लगती हैं। तो यही एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिसकी वजह से लोग धोखा खा जाते हैं और इतने आजकल क्राइम भी हो रहे हैं डीफेक की वजह से। अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा-सा आपको टेक्निकल उसमें समझा सकता हूँ कि दरअसल होता क्या है कि डीफेक जो है वो एक तरह से एक एडिटेड ऑडियो हो सकता है, एक एडिटेड पिक्चर हो सकती है, एक एडिटेड वीडियो भी हो सकता है। और इसको बनाने के लिए डीप लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है कि आप किसी भी कंप्यूटर को एक प्रोग्राम के ज़रिए जिसको हम यहाँ पे एनकोडर्स और डिकोडर्स का यूज़ करते हैं एक्चुअली में। तो जैसे ही हम उस प्रोग्राम को एक फ़ोटो देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक एक्टर की हमने फ़ोटो दे दी उसको। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शाहरुख खान एक एक्टर हैं, तो हाँ, उनकी लाखों फ़ोटोज़, लाखों वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मतलब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे। तो होता क्या है कि ये जो एनकोडर जो प्रोग्राम होता है, ये उनके जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी फ़ोटोज़ हैं, उनको लर्न करता है और लर्न करने के बाद में उसको ये समझ में आता है कि ये इंसान इनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ये बोलते टाइम लिप को सिंक कैसे करते हैं, ये बोलते समय अपनी आँखों को कैसे मूव करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, ये हर चीज़ को लर्न कर लेता है कि वो कैरेक्टर किस तरीके से बिहेव करता है। अब सपोज़ कीजिए कि आपने एक वीडियो बनाया, खुद का वीडियो बनाया, अब आप जी सर। चाहते हैं कि आपकी शक्ल पे हम शाहरुख खान को इम्पोज़ कर दें। तो उसके लिए हम एक डिकोडर प्रोग्राम होता है दूसरा, उसका इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो आपकी शक्ल के ऊपर शाहरुख खान को इम्पोज़ कर देगा। फिर जो एक्सप्रेशंस आप कर रहे हैं, वही सेम एक्सप्रेशंस शाहरुख खान शाहरुख जो खान इम्पोज़ भी। किया हुआ है, वो करता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जो भी कुछ बोल रहे हैं, उसकी आवाज़ भी शाहरुख खान जैसी हो जाएगी और एक तरह से आप अपनी मनमर्ज़ी का कुछ भी बोल सकते हैं और सामने वाले को ये लगेगा कि एक्चुअल में शाहरुख खान बोल रहा है। तो बेसिकली ये एक डीप फेक के जो बैकएंड में जो चीज़ें चलती हैं, वो ये होती हैं। और अभी ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पे डिस्कस करना, क्योंकि डीप फेक के अभी काफ़ी ज़्यादा इस समय स्कैम्स होने लग गए हैं। अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, सब ने डीप फेक के बारे में बोला है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। काफ़ी लोगों को लाखों यस रुपए का सर। नुकसान हो चुका है। तो इसलिए हमें लगता है कि डीप फेक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए। सर मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे कि अभी जी, कुछ सालों में हमने सेलिब्रिटीज के केसेस सुनाई दे रहे हैं जिनमें उनका डीप फेक बन रहा है या किसी भी जी। नॉन पर्सनैलिटी का डीप फेक बन रहा है। तो सर हुँ, हम हुँ। ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो डीप फेक को इतना खतरनाक बना रहा है और ये गलत डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? देखिए, डीप फेक को खतरनाक क्या बना रहा है? डीप फेक को खतरनाक बना रहा है इसकी जो टेक्नोलॉजी है। जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग की, तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये है एक तरह से हर दिन के साथ मतलब हर दिन के साथ ये इम्प्रूव होती जा रही हैं। आज की तारीख में आप फिर भी डीप फेक को पहचान सकते हैं, लेकिन आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोसेस्ड हो जाएँगी कि इनको पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।
आज की तारीख में जो अगर हम बात करते हैं स्कैम्स की या क्राइम्स की, वो अभी भी लिमिटेड नंबर में है। लेकिन आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद जब ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा परिष्कृत हो जाएगी, और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, तो उस समय इनको पहचानना बहुत मुश्किल होगा और कोई भी आदमी ईज़िली बिल्कुल इसका शिकार हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें कई चीज़ों का वायलेशन होता है, अगर आप देखें। आप क्राइम कर देख पा रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, लोगों से हाँ, स्कैम किया जा रहा है। उसके अलावा लोगों की प्राइवेसी को इन्फ्रिंज किया जा रहा है। एक मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अभी इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं, स्टार्ट होने वाले हैं अगले हफ्ते से। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति मोदी जी के नाम पे एक डीफेक बना देता है या फिर राहुल गांधी के नाम पे एक डीफेक बना देता गलत है मैसेज फैलाने के लिए। और एक गलत मैसेज दे देता है, तो जब तक उस मैसेज को डिकोड किया जाएगा, जब तक उसको हम फैक्ट चेक करेंगे, तब तक हो सकता है लाखों लोग उस चीज़ से देख चुके इन्फ्लुएंस हो हैं। चुके हों। और आप ये सोचिए कि कोई अभी जो रशियन प्रेसिडेंट है पुतिन, उनका भी एक मैसेज इस तरीके से डिसइन्फॉर्मेशन होके हाँ, गया था। तो जो कंट्री इस समय वॉर में है, अगर उसके किसी हेड का मैसेज अगर गलत तरीके से जाता है, तो उसके बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मतलब उसमें लोगों की डेथ हो सकती है, उसमें मल्टीपल कंट्रीज़ की वॉर भी हो सकती है। तो आई थिंक अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है डीफेक को हुँ। समझना और इसको काउंटर करना। सर, साधारण इंसान कैसे समझ पाएगा कि उसकी वीडियो या उसके फ़ोटो को इस्तेमाल हुआ है, या कोई भी वीडियो अगर वो देखता है और उसमें वो जी। कैसे पहचान पाएगा कि ये डीपफेक यूज़ किया है? मतलब कोई साइंस या कोई तरीके हैं जिससे, सिग्नेचर है कोई जिससे पता कर सकते हैं कि हम लोग ये डीपफेक यूज़ हुआ? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए देयर आर सर्टेन टूल्स, मार्केट में कुछ टूल्स भी हैं जिनको आप यूज़ करके डीफेक का पता कर सकते हैं। लेकिन इन टूल्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हर आदमी तक नहीं है। एक तो टूल्स काफ़ी महँगे हैं और हम आप जैसे जो आम इंसान हैं वो इन टूल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो कुछ टिप्स मैं दे सकता हूँ यहाँ पे, जिनको हर व्यक्ति अगर इम्प्लीमेंट करे, तो वो किसी हद तक बच सकता है डीफेक से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए आपको कोई आपका फ्रेंड कॉल कर रहा है और वो डीफेक वीडियो है, तो आपको उसके चेहरे के हाव-भाव को और उसकी गतिविधियों को देखना है कि डीफेक वीडियो में क्या होता है कि है तो वो कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो ही, जी, तो वो जो एक नेचुरल जो कैरेक्टर होता है उसको अभी उस लेवल तक वो नहीं कर कॉपी नहीं पाया। कर पाया है, नहीं कर ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल डीफेक के अंदर किसी ने आपके फ्रेंड का चेहरे का यूज़ किया है, ठीक है? तो अब आपका जो फ्रेंड है उसने आपको बोला कि मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज़ कर रहा है ज़ोर से। आप धैर्य ना खोएँ सबसे पहली चीज़ तो। आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो अपना चेहरा हिलाए। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आमने-सामने बात कर रहा हूँ। जी मैं सर। आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि आप अपना साइड प्रोफ़ाइल दिखाइए, आप इस साइड का प्रोफ़ाइल दिखाइए। तो जो कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफ़िक्स होते हैं, जब उसमें आप इस तरह से मूवमेंट करते हैं, ये आपने वीडियो गेम्स में भी देखा होगा। तो जब आप मूवमेंट करते हैं, तो जो साइड में जब एकदम से आप मूवमेंट करते हैं ना, तो उस फेनोमेना को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर वार्पिंग। ओके, थोड़ा-सा थोड़ा-सा जो कॉर्नर्स होते हैं, वो ब्लर हो जाते हैं आपके, ओके। जो भी ग्राफ़िक है। वो सेम चीज़ पिक्सेल्स डी मैच नहीं होते। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ओके, सेम चीज़ आपकी डीफेक में भी होती है कि अगर कोई भी कैरेक्टर जब एक जैसे सामने से आपने उसकी कॉपी की है, अगर आप उसको साइड साइड प्रोफ़ाइल देखेंगे तो आपको थोड़ा-सा वहाँ पे चेंजेज़ आपको दिखाई दे सकते हैं। आप अगर डीफेक वीडियो किसी से बात कर रहे हैं, आप उनको कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोलिए। आप उनको हाथ हिलाने के लिए बोलिए, पलक झपकाने के लिए बोलिए या कोई शब्द अपने हिसाब से बोलिए। आप उनको कुछ शब्द दीजिए अपनी तरफ से और उनको कहिए कि वो बोल के दिखाएँ आपको। बोल के दिखाए। जी, तो ऐसे में क्या होता है कि अब लिप सिंक जो होता है उसको आप पकड़ सकते हैं। पकड़ अब जैसे मैं आपसे लाइव कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मेरे लिप से सिंक कर रहा है, ठीक है? या अगर जैसे मैं बीच-बीच में अपने हाथ भी हिला रहा हूँ, तो हाथों के एजेस को आप देख सकते हैं कि ये आपके ब्लर तो नहीं हो रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैं एक चीज़ और है आपकी कि ऑडियो की जो क्वालिटी है, वो बहुत इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी आप किसी डीफेक वीडियो को देखेंगे, जैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी डीफेक वीडियोज़ चलते हैं, आप उसमें देखेंगे तो जो वीडियो की जो स्पीड होती है ना वो बोलने से कभी-कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी हाँ, कम हो जाती है कम हो जाती है। थोड़ा और कभी डिस्टर्बेंस वगैरह भी रहता है। थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। दूसरा आप उसमें वर्ड्स की एंडिंग देखिए, जैसे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो मैं वर्ड का एंड कर रहा हूँ इस जगह पे, उसमें क्या होता है एब्रप्ट एंडिंग होती है कई बार। हुँ, आदमी कुछ बोल रहा है, बोलते-बोलते एकदम से सेंटेंस कट गया उसका। बराबर। दैट इज़ अगेन अ ट्रेंड ऑफ डीफेक। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको कहता हूँ दैट इज़ कॉमन सेंस।
कॉमन सेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने एक सिंगापुर का एक केस मैंने सुना था, उसमें एक इंसान के पास में कॉल आया और उनको बोला गया कि उनके फ्रेंड का कॉल था, ऐसे ही जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और वो फ्रेंड रोने लगा और बोलने लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और उस फ्रेंड ने तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर दिए। बाद में पता लगा कि उस फ्रेंड ने कभी कॉल किया ही नहीं था, वो एक डीफेक वीडियो था। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि अगर कभी आपके पास में किसी का कॉल आता है, वीडियो कॉल भी आता है, तो आप तुरंत एक्शन ना लें। सपोज़ कीजिए आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि उन्हें पैसे की ज़रूरत है, 1 लाख रुपए की इमीडिएटली ज़रूरत है। आप कॉल को काटिए, आप उस फ्रेंड को मोबाइल पे कॉल कीजिए उसके। उसके किसी परिवारजन को आप फ़ोन यानी कीजिए, उनके क्रॉस चेक पिता। कर लीजिए आप बिल्कुल, बिकॉज़ जानकारी। आप लाखों रुपए आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कर मेरे रहे हिसाब हैं। से इतना तो आपको करना चाहिए। हाँ, एक क्रॉस चेक तो बनता है। जी। यूएस में एक केस हुआ था, उसमें क्या था कि एक हाई स्कूल की लड़की थी। तो जो स्कैमर था उसने क्या किया, वो डेली उनके घर पे कॉल किया करता था और उस लड़की से बात किया करता था। जैसे अलग-अलग ऑफ़र देते हैं ना कि सर आज ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है। ऐसे करके उसने क्या किया, उस लड़की के वॉइस सैंपल्स इकट्ठे कर लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि वो लड़की एक बार अपने स्कूल के ट्रिप पे एक हाइकिंग पे गई। अब हाइकिंग पे लोग ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे नॉर्मली नेटवर्क नहीं होता है। नहीं होता है। तो वो जो स्कैमर था उसको किसी रीज़न की वज़ह से सारी जानकारी मालूम थी। तो जैसे ही लड़की हाइकिंग पे गई, उसने क्या किया, उसने लड़की के जो भी वॉइस सैंपल्स इकट्ठे किए थे, उन सैंपल्स को इकट्ठा किए करके उसने एक सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ खास वर्ड्स क्रिएट कर लिए। जैसे कि मुझे बचाओ, हेल्प मी, हुँ। ये मुझे मार डालेगा, वगैरह-वगैरह। और उसने उस लड़की की माँ को फ़ोन कर दिया कि आपकी लड़की जो हमारे कब्ज़े में है और आप हमें अगर इतने मिलियन डॉलर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो हम उसको मार देंगे। और बैकग्राउंड में उसने उस लड़की का ऑडियो प्ले कर दिया जिसमें वो लड़की चिल्ला रही थी, हेल्प के लिए बोल रही थी। अब यहाँ पे जो ये माँ थी वो घबरा गई। उसने पहले सोचा कि मैं पैसे दे देती हूँ, हुँ। लेकिन एकदम से जिसको कहते हैं ना, सौभाग्य से उनकी एक पड़ोसन थी, वो उनके घर में आ गई। उसने आके उनसे बात की तो वो जो लेडी थी घबराई हुई थी काफ़ी। अब उन्होंने जब पूछा उनसे तो उसने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे को एक कॉल आया है और मेरी लड़की जो है उसके कब्ज़े में है और मेरी लड़की बहुत रो रही थी, हेल्प माँग रही थी, मैं क्या करूँ? जो लेडी आई थी उन्होंने बोला कि मेरे पास उनकी मैम का नंबर है जो हाइकिंग पे गई हैं। मैं ट्राई ओके। करती हूँ कि उनसे एक बार फ़ोन करके बात कर लेती हूँ। और सौभाग्य से उनका कॉल लग गया और जो मैडम थी उन्होंने कन्फर्म किया कि आपकी बेटी हमारे पास में है, सेफ है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इस तरीके से वो जो भी नुकसान हो सकता था वो बच गया। बच तो गया। मेरा मेरा मानना ये है कि ये छोटे-मोटे टिप्स हैं, इनको आप अपनाकर डीप फेक से या किसी भी तरह के स्कैम से बच सकते हैं। सर, जैसे आपने डीपफेक की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, हम थोड़ा और जी। जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे वर्किंग क्या है, किस हुँ, हुँ। टेक्नोलॉजी से इसे बनाया गया है और किस तरीके से ये अवेलेबल है, किसी भी साधारण इंसान के लिए है भी कि नहीं, ये सब जी। जानकारी आपसे चाहिए। जी, जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डीप फेक आपका डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी इसके बैकएंड में है, इसी वजह से इसका नाम डीप फेक है। डीप बना डीप लर्निंग से, और फेक मीन्स कि आप एक नकली कोई चीज़ बना रहे हैं। तो इसमें 2 तरह के न्यूरल नेटवर्क्स की हम बात करते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, जैसे हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग भी एक तरह का न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें करोड़ों छोटी-छोटी नोड्स होती हैं, जिसके अंदर जानकारी स्टोर रहती है। इसी तरीके से ये जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, इनके अंदर अलग-अलग तरह की जानकारियाँ स्टोर रहती हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आप डीफेक को हम एक तरह से सिंथेटिक मीडिया बोल सकते हैं, क्योंकि ये नकली है, ये एक्चुअल में होता हाँ। नहीं है, ये आप क्रिएट करते हैं। और इसका आप यूज़ करते हैं किसी देखिए, इसके कुछ अच्छे यूज़ भी थे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 न्यूरल नेटवर्क की हम बात करते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं वीएई, इसको हम बोलते हैं वेरिएशनल ऑटो एन्कोडर्स, और दूसरा होता है आपका जीएएन, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। तो ये जो 2 नेटवर्क्स होते हैं, ये काम करते हैं आपके किसी भी इमेज या किसी भी वीडियो या किसी भी ऑडियो सैंपल को पहले लर्न करने का, ठीक है? आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक डीपफेक तो बनाना है। पहला पार्ट प्रोसेसिंग रहेगा, तो उसके लिए जी, जी। जानकारी चाहिए रहेगी, जिस जी पर हाँ, भी जी हाँ। करूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आजकल कुछ टूल्स ऑनलाइन मिलते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जाके आपको मान लीजिए वॉइस सैंपल बनाना है, फेक वॉइस सैंपल। तो आप उस टूल पे जाएँगे, उस टूल के अंदर ऑलरेडी शाहरुख खान, टॉम क्रूज़ या जितने भी ये बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके वॉइस सैंपल्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे उनके पास में, बिकॉज़ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आपको जहाँ पे जाकर वहाँ पर केवल अपना एक सेंटेंस लिखना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिख दिया हैप्पी बर्थडे अंकित और आपने सेलेक्ट कर लिया शाहरुख खान की वॉइस और जैसे ही आप उसको प्रोसेस करेंगे, तो वो जो सेंटेंस जो आपने दिया है उसको, वो वीएई और जीएएन जो नेटवर्क्स हैं, इनके थ्रू वो जो सेंटेंस है वो शाहरुख खान की आवाज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। और जी, और सबसे ख़ास बात ये है कि उस सेंटेंस को आप बोल भी सकते हैं। फॉर हम्म। एग्ज़ाम्पल ये चीज़ आप लाइव भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, मुझे केवल मेरी रिकॉर्डिंग मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उसके बीच में मुझे एक सॉफ्टवेयर को रखना पड़ेगा और मैं जो भी बोलूँगा वो लाइव कन्वर्ट होगा शाहरुख खान की आवाज़ में और आपको सुनाई देगा। आवाज और चेंज कर सकते। बिल्कुल, और अगर मैं फ़ोन पे हूँ तो आप पहचान नहीं पाएँगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ। ओके। तो एक्चुअली में लाइव में हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्यूरेसी है इस दोनों न्यूरल नेटवर्क की, बिकॉज़ इनके पास डेटा है, इनके पास अरबों लोगों का डेटा है और हम लोग खुद अपना डेटा दे देते हैं। अगर मैं एक बात करता हूँ सोशल मीडिया की, फ़ेसबुक की, तो किसी भी इंसान से आप पूछिए, फ़ेसबुक पे उसके पिछले 8-10 साल का डेटा है। उसके हज़ारों वीडियोज़ हैं, हज़ारों फ़ोटोज़ हैं, उसके फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज़ हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ फ़ोटो हैं। वो जब खुश है तो किस तरह की फ़ोटोज़ हैं, उसकी एनिवर्सरी है तो उसका एक्सप्रेशन कैसा है। तो अगर आप देखा जाए तो आपकी हर चीज़ इंटरनेट पे कॉपी की जा अवेलेबल है। सकती है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। और ये जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ये इंटरनेट से ही डेटा उठाते हैं आपका। अगर कोई ये सोचे कि केवल सेलिब्रिटीज़ का ही डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, मुझे तो कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका बराबर। खुद का भी अगर आप डेटा देखेंगे, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, मैं 2008 या 9 से फ़ेसबुक पे हूँ, तो ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए हैं काफी और मैं डेटा। डे ठीक है, मेरी हज़ारों फ़ोटोज़ हैं जिसमें मैं अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ। मैं मेरी कई तरह की वीडियोज़ भी हैं उसके अंदर, जिसमें मैं अलग-अलग तरह के एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ। तो अगर कोई चाहे और अगर कोई उन डेटा का मिसयूज़ कर ले, तो वो बिल्कुल हूबहू मेरा डीफेक बना सकता है, जिसको शायद मैं भी ना झुठला पाऊँ। मतलब मैं भी अगर उस वीडियो को देखूँगा तो मैं भी ये सोचने पड़ जाऊँगा कि ये काम मैंने कब किया। और अभी क्या है कि इनिशियली डीफेक का यूज़ किया शुरू किया गया था एंटरटेनमेंट के लिए। फिर लोगों ने पोर्नोग्राफी के लिए इसका यूज़ स्टार्ट कर दिया, कि किसी का चेहरा लगाया, किसी की बॉडी लगाई और इस तरह से। हाँ। अब लोगों ने इसको स्कैम की तरह यूज़ किया है, स्कैम कर रहे हैं लोग और धीरे-धीरे इसको मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये अब धीरे-धीरे है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक दिशा में जा रहा है। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सर मैं आपसे यही पूछने वाला था, अगला क्वेश्चन, जी, कि जी। फ्यूचर, आज तो हम जान रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है, हम ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में और कितना खतरनाक हो सकता है, या क्या चांसेस है कि इससे बहुत चीजों का नुकसान हो जाए या गलत इंफॉर्मेशन चले जाए। जैसे जी, आपने बताया, कुछ कुछ केसेस बताए, तो सर फ्यूचर जी। क्या है इसका, मतलब डेंजरस कितना है इसका फ्यूचर। देखिए, डेंजरस तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर इसको एक गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो इस पे अगर कंट्रोल नहीं लगाती हैं या फिर आम जनता में इसकी अवेयरनेस नहीं जाती है, तो इसके बहुत ज़्यादा रिपरकशन हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्ज़ाम्पल लिया तो स्कैम्स, तो लाखों का नुकसान हो सकता है आपका। मिस इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आपके इलेक्शंस पे प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपका इलेक्शन इन्फ्लुएंस होता है डीफेक की वजह से, तो आप उसके अगले 5 साल में आने वाले प्रभावों को अगर आप देखें तो कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। सही आपकी बात। इकोनॉमी पे, आपकी सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपकी एक अच्छी गवर्नमेंट काम कर रही है और इलेक्शन से पहले कुछ डीफेक वीडियोज़ आ जाते हैं। उस गवर्नमेंट के जो नेता हैं, उनके अगेंस्ट कुछ आ जाता है, उनके कुछ अश्लील वीडियो आ जाते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। खराब हो जाती है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अब होगा क्या कि वो मान लीजिए गवर्नमेंट हट गई, नई गवर्नमेंट आ गई। अब जो नई गवर्नमेंट है दैट इज़ नॉट दैट मच दैट गुड, ठीक है? वो कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीज़न लेती है, वो कुछ टैक्सेशन के डिसीज़न लेती है। अगले 5 साल आपकी लाइफ़ हेल हो जाती है। कंट्री का तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कंट्री का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो अब इस चीज़ को आप है ना क्वांटिफ़ाई नहीं कर सकते। इसको जी। मैं ये नहीं कह सकता कि 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान है या 2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान है। करोड़ों लोगों की लाइफ़ स्टेक पे हो जाती है और जो कंबाइंड जो नुकसान हो सकता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर अगर वॉर हो जाए, सपोज़ कीजिए वॉर अगर हो जाती है, तो वॉर का नुकसान कितने बड़े लेवल पे हो सकता है, कितने देशों को हो सकता है, इसको आप क्वांटिफ़ाई नहीं कर सकते हैं। मनी एंड लाइफ सर, मोस्टली जी, तो। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर
प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं हम लोग? किस तरीके के टूल्स या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं इससे बचने के लिए? देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि टूल्स इसके अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन वो टूल्स काफ़ी महँगे हैं एक तो, महँगे हैं, पहली चीज़ ये। फ्री सोर्स नहीं है। फ्री सोर्स नहीं है। दूसरी चीज़, कुछ फ्री सोर्स टूल भी इस समय डेवलपमेंट में है, कुछ के बीटा वर्जन्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो आम जनता से दूर हैं। प्लस उनको यूज़ करना भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ऑलरेडी आईटी प्रोफ़ेशनल हैं, तो मेबी आप ईज़िली समझ लें, जी लेकिन सर। अगर मैं आम जनता की पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ, तो उनको यूज़ करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में मेरे हिसाब से एक तो जो आम जनता है, वो अपना थोड़ा-सा कॉमन सेंस पे थोड़ा ध्यान दे। एकदम से रिएक्टिव ना हो। किसी का आपको कॉल आ गया, किसी ने अर्जेंसी दिखा दी, आप तुरंत उस चीज़ को मत कीजिए। दूसरा जो मेरा मानना है, वो ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की, प्लस जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनको इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, प्लस जो सोशल मीडिया है, बिकॉज़ मैं ये देखता हूँ कि अभी फ़ेसबुक की अगर मैं बात करूँ, तो फ़ेसबुक पे इस समय काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट चलते रहते हैं, जो कंप्लीटली डीपफ़ेक हैं, और उनको रिपोर्ट भी किया जाता है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है उन पे। तो ये एक बहुत बड़ा एक लूप होल है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग फँसते हैं इस चीज़ में। सर, लॉज़ और रूल्स के बारे में जानना चाहेंगे। तो क्या लॉज़ और रूल्स है इसे यूज़ करने के लिए, मतलब डीफेक को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स या लॉज़ बनाए गए होंगे? या अगर नहीं बनाए तो किस तरीके के होने चाहिए और क्या चेंजेस आने चाहिए लॉज़ में? बिल्कुल, देखिए, पहले तो इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, लेकिन 2018-19 के बाद में जब डीपफ़ेक एक्चुअली में स्टार्ट हुआ, तो गवर्नमेंट अपनी नींद से जागी एक्चुअली। तो अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो यूएस के अंदर कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट तरह के डीपफ़ेक लॉज़ बनाए हैं। देयर आर सर्टेन स्टेट्स लाइक फ्लोरिडा, जॉर्जिया है, एंड आपका हवाई, इलिनॉइस, एंड टेक्सास, वर्जीनिया वगैरह, इन स्टेट्स ने अपने-अपने लॉज़ डीपफ़ेक के बारे में बनाए हैं, जिसमें कि डीपफ़ेक अगर कोई वीडियो बनता है, किसी पर्सनैलिटी के लिए के अगेंस्ट बनाया जा रहा है, या फिर किसी ऑर्गनाइज़ेशन को डिफ़ेम करने के लिए बनाया जा रहा है, तो उसका सोर्स का पता लगाकर उसके अगेंस्ट जो भी एक लीगल कार्रवाई होती है, वो की जाती है। इसके अलावा अगर मैं यूके की बात करता हूँ, तो यूके ने भी लास्ट ईयर एक अपना डीपफ़ेक लॉ वहाँ पे अप्रूव करवाया है, और इसमें क्या है कि एआई जनरेटेड जो भी कंटेंट होता है, अगर वो डीपफ़ेक है, तो उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट फिर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ भी हैं, जेल टर्म भी है। लेकिन अभी तक कुछ ज़्यादा कुछ इन लॉज़ से हुआ नहीं है, जितना मुझे मालूम है। यूरोपियन यूनियन है, उनका भी एक डीफेक लॉ है। उसके अंदर भी यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, वो सारी उस लॉ को मानती हैं। उस लॉ के हिसाब से भी अगर किसी को लगता है कि उसके अगेंस्ट कोई डीफेक वीडियो बना है, कोई डीफेक वीडियो या कोई कंटेंट स्प्रेड हो रहा है किसी के अगेंस्ट, तो वो एक एक्शन ले सकता है। और ईयू का जो लॉ है, यूरोपियन यूनियन का, वो आई थिंक वर्ल्ड का पहला कॉम्प्रिहेंसिव डीफेक लॉ है, बिकॉज़ उसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात की गई है। उसमें जैसे कि कुछ ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशंस भी लगाए गए हैं, और डीफेक अगर पकड़ में आता है, उसको रोकना कैसे है, उससे हुई हुई जो क्षति है, जो नुकसान है, उसको कैसे कॉम्पेंसेट करना है, इसमें उन सब के बारे में बात की गई। तो मेरे हिसाब से अभी तक का जो बेस्ट लॉ है, वो यूरोपियन यूनियन का है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में अभी तक डीफेक का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं आया है। हाँ, गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स ने इसके बारे में बात की है रिसेंटली, तो मेबी शायद नेक्स्ट टर्म में, या फिर जब नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी, इस पे आ जाए। लेकिन अभी भी अगर किसी को लगता है कि उसका डीफेक बनाया गया है, तो हमारे पास में 3-4 लॉज़ ऑलरेडी हैं। तो मैं आपकी जो भी ऑडियंस है उनके लिए बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा एक कॉपीराइट एक्ट है 1957, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने आपकी कंपनी के अगेंस्ट या आपके अगेंस्ट एक कोई डीफेक प्रोपेगेंडा चलाया है, या कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन चलाई है, तो आप वो इन्वोक कर सकते हैं। एक आईटी एक्ट सेक्शन 66 डी और 66 ई, इन दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो भी कल्प्रिट होगा, उसको थोड़ा बहुत सज़ा भी हो सकती है। और इसके अलावा आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2021 का, आप उसको भी इन्वोक कर सकते हैं। तो ये तो कुछ लॉज़ हैं जो इंडिया में बने हुए हैं। लेकिन हाँ, एक स्पेसिफिक या जिसको हम बोल सकते हैं कि डीफेक फोकस्ड लॉ हमारे यहाँ पे अभी तक नहीं है।
सर और क्या ये मानहानि केस के अंदर आता है, डीप फेक? बिल्कुल, बिल्कुल आप डाल सकते हैं, इसको मानहानि में डाल सकते हैं। जी। तो जो आपका आईटी एक्ट है उसमें आप डाल सकते हैं, प्लस आपका जो कॉपीराइट का भी एक्ट है, उसमें भी आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये लॉज़ हैं हमारे पास में, लेकिन जब एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ आ जाएगा तो मे बी फिर जनता थोड़ी ज़्यादा जागरूक हो पाएगी, ज़्यादा सशक्त हो पाएगी। दूसरा मेरा जो मानना है कि गवर्नमेंट जब इस लॉ को बनाए, तो उसमें ये ज़रूर प्रयास करे कि जो सोशल मीडिया पे जो कैंपेन्स चलते हैं, बिकॉज़ अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कई गेमिंग कंपनियों के कैंपेन चलते हैं, जी, ठीक जी। है? तो वो गेमिंग कंपनी है, वो किसी शाहरुख खान, टॉम क्रूज़ या इस तरह के पर्सनैलिटीज़ के वीडियो शेयर करती हैं, नकली वीडियोज़ होते हैं वो, और उसके थ्रू वो अपना प्रमोशन करती हैं। सर तो आजकल जब सोशल मीडिया पे बड़े-बड़े पर्सनैलिटीज़ के वॉइस मॉड्यूलेशन के सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल, वीडियोज़, बिल्कुल। सॉन्ग्स जो कि जी, जी, जी। जोक के फॉर्म में बनाया जा रहा है, लेकिन वो है तो गलत ही। बिल्कुल, तो हाँ, उसको हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, जो आपका कॉपीराइट एक्ट है, उसमें हम जी, कर जी। सकते हैं। जैसे मैं भी, जो आपने बोला सही बात है कि कई पुराने गायक हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी आवाज़ में नए गाने बना के जी। चलाए जा रहे हैं। तो जो मुझे लगता है जो गलत है, ठीक है, वो गलत है और उसपे डेफ़िनेटली कॉपीराइट एक्ट लगना चाहिए। बिकॉज़ ये लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से बना के उसका मॉनेटरी यूज़ करते हैं, और आप खुद सोचिए कि किसी ऐसे इंसान की आवाज़ में जो है ही नहीं दुनिया में, उसके भी वॉइस सैंपल्स यूज़ करके आप पूरा जी, जी। हूबहू गाना बना पा रहे हैं। तो सोचिए हम और आप जो लोग जो अभी एग्ज़िस्ट करते हैं, हमारे वॉइस सैंपल लेके तो क्या-क्या हो सकता है। क्या ही हो सकता है? सही बात है जी। सर। मैं ये हुँ, हुँ। जानना चाहता हूँ कि जब इसे बनाया गया होगा, तो इसे कुछ एथिकल काम या सही कामों के लिए बनाया गया होगा। तो इसके जी। एथिकल यूजेस क्या है, और मतलब इसे कहाँ-कहाँ एथिकली यूज़ किया जाता है, डीप फेक का? देख जी, बिल्कुल। देखिए, डीपफ़ेक तो टर्म एक अभी आई है, एक्चुअल में इट इज़ डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, जी। जिसके थ्रू डेटा को, एक वाइड वैरायटी ऑफ डेटा को लर्न करके और उसके पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई करके और रिसर्च वगैरह की जाती थी। तो इसके कई आपके एडवांटेजेस है, लेजिट, जिसको हम लेजिटिमेट बोलते हैं। हेल्थ केयर के अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांटेजेस हैं, जिसमें कि आप डिफरेंट तरह के वीडियोज़ को देख के, वीडियो सैंपल्स को देख के आप किसी बीमारी को प्रेडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कोविड के टाइम पे चाइना ने यही टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी कोविड के सिम्पटम्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। उन्होंने क्या किया था, सीसीटीवी के थ्रू वो लोग लोगों की फ़ोटोज़, लोगों की वीडियोज़ वो लोग कैप्चर करते थे, और फिर उसको वो अपने मशीन लर्निंग के थ्रू, डीप लर्निंग के थ्रू वो चेक करते थे कि किस इंसान के अंदर कोविड के सिम्पटम हो सकते हैं। क्योंकि कोविड जिसको भी होता था उसके चेहरे पे कुछ सिम्पटम्स दिख जाते थे। सर उसके किसी नॉस तरीके का पैटर्न ढूँढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे जी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को कोविड है, वो छींक रहा है, ठीक है? वो खाँस रहा है, या फिर उसकी नॉस्ट्रिल्स पे आप देख सकते हैं कि कुछ एक्टिविटी ज़्यादा होगी, है ना? इस तरह की चीज़ें। ओके, तो ओके। इस तरह के पैटर्न को देखकर आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि किस आदमी को कोविड है। तो ये इसका एक लेजिटिमेट तरीका है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे कैंसर के जो होते हैं, डिफरेंट तरह के कैंसर्स होते हैं, तो जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, उसका बॉडी का टेक्सचर, इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, उसके हेयर काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये पता लगा जा सकता है कि आपको कैंसर अगर है किसी, क्योंकि देखिए इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो इंडिया में मोस्टली लोग कैंसर जब टेस्ट कराने जाते हैं, तब जाते हैं जब ऑलरेडी चीज़ें 3rd या हाँ, 4th स्टेज में 3rd होती हैं, 4th स्टेज पे। जी, ठीक जी। है? लेकिन कैंसर के जो लक्षण है वो आपको 1st 2nd स्टेज से आने लग जाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैंसर की जो पोटेंशियल जो पेशेंट है उनका पता लगाया जा सकता था। ये इस टेक्नोलॉजी का लेजिट यूज़ था, लेकिन इन्होंने गलत यूज़ किया। इसके अलावा आपके एकेडमिक्स के अंदर इसका यूज़ हो सकता था। आपका फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ हो सकता है, जैसे कि कई ऐसे सीन होते हैं, ऐसे खतरनाक शॉट होते हैं, जिसको आप मतलब जहाँ पे अगर आप एक्टर से वो शॉट कराएँगे, तो वहाँ पे रिस्क होता है काफ़ी। रिस्क होता है। वहाँ पे आप डीफेक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्राइम है, क्राइम को जैसे क्राइम के कई वीडियोज़ होते हैं, उसको देख के आप क्रिमिनल की साइकोलॉजी समझ सकते हैं, जी, जी। डीफेक के थ्रू, कि कोई भी क्राइम है, वो क्राइम करने वाला क्रिमिनल, वो अब अगला एक एक्शन क्या लेगा,
तो अगर आपके पास में हज़ारों लाखों वीडियोज़ हैं, तो वो आपको प्रेडिक्ट कर सकता है कि इसका अगला एक्शन क्या हो सकता है। जी। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी डीप लर्निंग की। अब हुआ क्या ना कि इसको जैसे कि बोलते हैं कि हर एक चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती कुछ हैं। बुराइयाँ होती। तो इन्होंने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ किया और अब मिसयूज़ करके कोई स्कैम कर रहा है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। तो जी, जी। दैट इज़ आई थिंक अ रॉन्ग वे टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। सर अगर कोई डीपफेक का शिकार बन जाता है, तो जी। क्या कोई उससे स्टेप्स लेने चाहिए और क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है या कोई नेटवर्क है जिसके थ्रू वो लोग सॉल्व कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। आई थिंक आपका जो साइबर क्राइम की जो ब्रांच होती है आपकी हर एक स्टेट में और आई थिंक हर एक सिटी के अंदर भी होती है। जी, जी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप उनके पास जाएँ। आपका लोकल थाना है वहाँ पे भी जा सकते हैं, प्लस उनका एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, वहाँ पे भी आप अपना जो भी आपकी शिकायत है उसको आप दर्ज करा सकते हैं। ये पहला स्टेप है। इसके बाद में बिकॉज़ देखिए ये एक टेक्निकल एक तरह से क्राइम है ये। जी। तो इसके लिए पुलिस जो नॉर्मल पुलिस है वो इसमें आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। उनको भी अल्टीमेटली साइबर क्राइम की हेल्प लेनी पड़ती है। बिकॉज़ साइबर क्राइम जो होता है, साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट होता है उनके पास में एक्सपर्ट्स होते हैं जो वीडियोज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं, जो ये पता कर सकते हैं कि वीडियो कहाँ से जनरेट हुआ है, किस आईपी से हुआ है। तो वो फर्दर आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप हमेशा रिपोर्ट करना है इसको साइबर क्राइम में। जी सर, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हम कर रहे हैं, इसमें जी। क्या कमियां हैं और क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है डीपफेक टेक्नोलॉजी में? मतलब डीप फेक को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए या कैसे? सर इसे बेहतर बनाने के लिए, मतलब जैसे ये जा रहा है थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो जी, जी, जी। हम लोग इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी के तौर पे, या किसी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे ये बाउंड्री फिक्स हो जाए कि हाँ ये चीज़ें सही है और ये चीज़ों के अलावा नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए वो सारा काम हो सकता है आपके लॉज़ के थ्रू। जी। तो वही वही मैंने आपको बताया कि एक तो जो गवर्नमेंट है उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जो आईटी फर्म्स हैं जो सॉफ्टवेयर्स बना रही हैं, जो इन पे रिसर्च कर रही हैं, उनका उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा सोशल मीडिया जो कंपनी है। तो उसके थ्रू देखो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का फेयर यूज़ होना चाहिए। जी, जी। जो अभी हमने इनके लेजिटिमेट यूसेज की बात करी है यूज़ केसेस की, अगर उस पे यूज़ होता है तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे के लिए होगा। तो गवर्नमेंट को लॉज़ के थ्रू, रेगुलेशंस के थ्रू फ्रेमवर्क एक ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि कोई इनका गलत यूज़ ना कर पाए। अगर गलत यूज़ हो तो वो जो कंपनी है, वो जो इंडिविजुअल है उसको इस तरीके से सज़ा मिले, इस तरह की पेनल्टीज़ हों कि जो डेटरेंट की तरह से मतलब एक्ट करे। मतलब अगर 10 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा किसी को मिल जाए, तो आई थिंक इस तरह की मिसयूज़ होना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगी। जी जी। सर। So that was Mr. Manish Sharma sharing valuable industry insights into deep fakes and their dangers. We deeply appreciate Mr. Manish for taking the time to share his expertise and helping us understand the threat of deep fakes. If you found this interview informative, we encourage you to reflect on the key takeaways.